अस्सलामुअलैकुम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है गायनेकोलॉजिक यूरोलॉजी, यूरिनरी सिस्टम इन कॉन्टेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इसमें हम देखेंगे यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से फंक्शंस हैं। फर्स्ट, रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर। इट आल्सो रेगुलेट प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड एंड अदर आयंस। इलेक्ट्रोलाइट को ये बैलेंस कर रहा होता है। थर्ड, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है पीएच को मेंटेन करता है, स्टेबलाइज करता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व करता है और लीवर के साथ कोऑर्डिनेशन में ये वर्क करते हुए डिफरेंट पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। अब अगर हम देखें यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स, तो उसमें ये चार मेजर हमारे पास ऑर्गन्स आते हैं। किडनीज है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। किडनी एंड यूरेटर्स ये हमारे पास अपर यूरिनरी ट्रैक्ट होता है और यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट बनाते हैं। ये हमारे पास अपीयरेंस होगी किडनीज की। सीटी एब्डोमेन विद कंट्रास्ट हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर है ये हमारे पास बॉडी ऑफ वर्टिब्रा है और ये जो वाइट कलर की हमें दोनों साइड्स पे नज़र आ रही है ये राइट एंड लेफ्ट किडनी है। इसी तरह हम एमआरआई पे देख सकते हैं कोरोनल एब्डोमेन में राइट और लेफ्ट ये दोनों किडनीज विजुअलाइज हो रही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे किडनी के दो पार्ट्स तो हमें पता ही है। अंदर वाला पार्ट जो किडनी का होता है वो रीनल मेडुला और आउटर पार्ट जो है वो रीनल कार्टेक्स है। लेकिन इसकी भी हमारे पास फर्दर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। जैसे हमें पता है हार्ट की होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, लंग्स की कवरिंग जो होती है वो प्लूरा होती है। सेम इसी तरह इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसकी फर्दर 3 लेयर्स हैं। और उसमें अगर हम सबसे इनर वाली लेयर को देखें जो कि रीनल कार्टेक्स के साथ बिल्कुल होगी, वो रीनल कैप्सूल है। मिडिल लेयर जो कि एडिपोज टिश्यूज़ की बनी हुई होती है और आउटर लेयर रीनल फेशिया की होती है। और उसके बाहर वही रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास हमें पता है अगर हम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल देखें तो पीछे ये दो किडनीज पड़े हुए थे पोस्टीरियरली। नेक्स्ट अगर हम इसके साइज़ की, लेंथ की, थिकनेस की बात करें तो जो एवरेज वैल्यू हमें पता है 10 सेंटीमीटर किडनी की लेंथ होती है और विड्थ इसकी 5.5 सेंटीमीटर होती है और थिकनेस 3 सेंटीमीटर। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले तो सेंटर में अगर हम देखें इस पिक्चर के तो ये हमारे पास रीनल लोब हो गया जो कि हमारे पास पेपिला बनाते हैं, इससे पिरामिड्स भी कहते हैं। और पिरामिड्स का जो अंदर वाला पार्ट है जहाँ पे एपिक्स बन रही है इनर साइड पे उसे हम कहते हैं पेपिला। बहुत सारे पेपिला मिलकर माइनर कैलस बनाते हैं, माइनर कैलसिस मिलकर मेजर कैलसिस बनाते हैं और मेजर कैलसिस जो है जो मिलकर हमारे पास वो बना रहे होते हैं हाइलम, जो कि सारे के सारे यूरेटर्स में वही फिर एंड पे ड्रेन होते हैं। ये हमारे पास फंक्शनल यूनिट है किडनी का नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के फर्दर पार्ट से एफरेंट और इफरेंट आर्टरीज को हम दे सकते हैं जो कि ग्लोमेरुलस से बनाती हैं। और ग्लोमेरुलस जो है वो कप शेप स्ट्रक्चर में होता है जिसे बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। बोमेंस कैप्सूल का जितना भी फिल्ट्रेट होता है वो प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल में आता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल से डिसेंडिंग ट्रैक में जाता है, डिसेंडिंग से असेंडिंग ट्रैक जो कि लूपा फैमिली का होता है वहाँ पे। उसके बाद प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और एट द एंड कलेक्टिंग डक्ट्स में जाता है। कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू फिर ये होता हुआ ये यूरेटर्स में जाएगा। ये हमारे पास हो गया ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, इफरेंट आर्ट्रियोल्स। एफरेंट जो कि ब्लड लेके जा रही होती है और इफरेंट जो वापस ब्लड लेके जाती है फिल्ट्रेशन के बाद। ग्लोमेरुलस का फंक्शन ही ये होता है कि ब्लड को फिल्टर करता है और जितना भी फिल्ट्रेट होता है वो फिर नेफ्रॉन के आगे डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। इसमें अगर हम देखें तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं वही नेफ्रॉन के कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स रीअब्सॉर्ब होते हैं नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में। तो डिस्टल कार्बोनेटेड ट्यूब्यूल्स में हम देखते हैं बाइकार्बोनेट आयंस है, वाटर है, पोटाशियम है। अगर हम डिसेंडिंग में देखें तो सिर्फ और सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है और जो थिन होता है। अगेन अगर हम असेंडिंग ट्रैक पे हैं तो ये थोड़ा सा थिक होता है और इसमें वाटर के साथ साथ हमारे पास NaCl भी होता है। और प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में
हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, बाइकार्बोनेट आयंस है, ये एब्जॉर्ब होते हैं। और एट द एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स से बहुत कम अमाउंट में सोडियम क्लोराइड भी रीअब्सॉर्ब होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी हो रहा होता है और वाटर भी। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास नेफ्रॉन के। ये वही फ्लो चार्ट हो गया। फ्लो चार्ट में देखें कि ब्लड किडनी में एंटर कैसे होता है, रीनल आर्टरी के थ्रू, जो हाइलम के पार्ट से एंटर होती है किडनी में। रीनल आर्टरी जो है अंदर जाकर स्मॉलर आर्टरीज और आर्टरियोल्स में डिवाइड कर जाती है, और जो एफरेंट आर्टरियोल होते हैं वो ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके जा रहे होते हैं। जब एक दफ़ा ब्लड फिल्टर्ड हो जाता है तो इफरेंट वापस लेके जाते हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन, और ग्लोमेरुलस में जितना भी नेटवर्क होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है, और ये जो फिल्टर्ड आउट होता है हमारे पास, ये प्रोडक्ट्स हमारे पास फिर जाते हैं आगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, डिफरेंट अमाइन मिनरल साल्ट्स हैं, वाटर है, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, हार्मोन्स, यूरिया और टॉक्सिन वगैरह। ये फिल्टर्ड सब्सटेंसेस वही प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जाते हैं। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसमें क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। अभी हमने देखा भी था कि बाइकार्बोनेट आयंस, वाटर, सोडियम क्लोराइड ये एब्जॉर्ब हो रहा था। द रिमेनिंग फिल्टर्ड फिर डिसेंडिंग लूप में जाएगा। डिसेंडिंग लूप में सिर्फ और सिर्फ वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब होता है और ये थिन है। इसके बाद हमारे पास जाता है यही फिल्ट्रेट असेंडिंग लूप में। असेंडिंग लूप की जो लेयर्स हैं वो थिक होती हैं और इसमें सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है। फिल्ट्रेट नाउ एंटर्स द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 20% रह जाता है जितना फिल्ट्रेट हमारे पास ग्लोमेरुलस के बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जो वॉल्यूम है और कंपोजिशन है फिल्ट्रेट की वो एडजस्ट होती है at the action of different hormones from the distal convoluted tubule filter. फिल्ट्रेट नाउ पासिस इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से एट द एंड लास्ट पार्ट में जाएगा फिल्ट्रेट हमारा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में क्या है, नंबर ऑफ अदर नेफ्रॉन जॉइन अप टू कलेक्टिंग डक्ट विच ट्रेवल्स थ्रू द मेडुला टू द रीनल पेपिला वेयर द फिल्ट्रेट इज एम्प्टीड इन द माइनर कैलिसेस। बहुत सारे नेफ्रॉन्स कलेक्टिंग डक्ट में वही अपना जो फिल्ट्रेट होता है या जो भी उनके रिमेनिंग्स रिमेन्स होते हैं वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। वहाँ से पेपिला से पास होता हुआ माइनर कैलिस में जाएगा। 4 to 5 माइनर कैलिस मिलकर मेजर कैलिस बनाते हैं, और 2 to 3 मेजर कैलिस मिलकर रीनल पेल्विस बनाते हैं। रीनल पेल्विस जो है वो यूरेटर को ज्वाइन करता है एट द साइट ऑफ हाइलम। यूरेटर्स ट्रांसपोर्ट करते हैं फिल्ट्रेट को, या जिसे हम यूरिन भी कहते हैं, किडनी से लेकर ब्लैडर तक। अब ब्लैडर में आकर ये यूरिन स्टोर हो जाएगा, और जैसे मेचुरेशन रिफ्लेक्स जनरेट होगा तो ये हमारी बॉडी से पास आउट कर जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो वही फिल्ट्रेशन, जैसे कि हमने देखा है ग्लोमेरुलस में हो रही थी। सेकंड होती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो कि नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में हो रही थी, जैसे पीसीटी था, डिसेंडिंग था, असेंडिंग लूप था, और डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट, और एट द एंड सिक्रीशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या है, कॉन्टिन्यूस विद द रीनल पेल्विस। अगर हम सुपीरियरली देखें तो रीनल पेल्विस से इनका कनेक्शन बन रहा होता है। इंटीरियरली पासिस थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द पेरिटोनियम। एब्डोमिनल कैविटी से ये पास होती है पेरिटोनियम के पीछे से, लेकिन सॉस मसल के आगे से, और पेल्विक कैविटी में जाते हैं। दे एंटर द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर। लेंथ की अगर हम बात करें तो 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक ऑलमोस्ट इनकी लेंथ होती है। अब हम बात करेंगे यूरेटर्स की भी फर्दर 3 लेयर्स होते हैं। जैसे हमने किडनी की देखी थी प्रोटेक्शन, जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, फर्दर 3 लेयर्स होती हैं उसमें। सेम इसी तरह इसकी भी 3 लेयर्स हैं। आउटर लेयर जो कि फाइब्रस टिश्यूज़ की होती है, मिडिल लेयर मसल की बनी हुई होती है, और इनर लेयर एपिथेलियम की होती है। ये हमारे पास हो गया ब्लैडर। ब्लैडर हम देख सकते हैं मेल एंड फीमेल पेल्विस में। ब्लैडर, इसकी भी 3 लेयर्स हैं यूरेटर्स की तरह। आउटर लेयर जो है ग्लूस कनेक्टिव टिश्यू की है, मिडिल लेयर स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स की है, और इनर लेयर लाइंड विद द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट पार्ट यूरिनरी ट्रैक्ट का, यूरोलॉजी का या यूरिनरी सिस्टम का, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है वो बेस ऑफ ब्लैडर से एक्सटेंड करता हुआ आउटसाइड वर्ड तक होता है। एनाटॉमिकल डिफरेंसेस अगर हम मेल और फीमेल में देखें तो फीमेल में यूरिथ्रा का साइज
स्मॉल होता है, लेकिन मेल्स में ज़्यादा होता है। फीमेल्स में ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर और मेल्स में 14 सेंटीमीटर तक हम इन पिक्चर में देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूरिथ्रा। यूरिथ्रा की भी फर्दर 3 लेयर्स हैं। मसल लेयर होती है, सब म्यूकोजल लेयर होती है और म्यूकोजल लेयर। अब हम बात करेंगे पेल्विक फ्लोर की। पेल्विक फ्लोर क्या है? यूरोलॉजी, यूरिनरी सिस्टम, उसके हमने 4 पार्ट्स देखे हैं और फर्दर हमने उनकी कंपोजिशन देखी है। यूरिन की फॉर्मेशन में हमने मेजर स्टेप्स देखे हैं, नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स देखे हैं और वो पूरा फ्लो चार्ट देखा है कि ब्लड कैसे फिल्टर होता है और यूरिन कैसे बनता है। pelvic floor is complex structure having not only to allow the passage of the urine or stool at appropriate times but also preserve continence। ये तो हमें पता है, ये यूरिन और स्टूल के लिए पैसेज भी है, लेकिन इसके अलावा ये कॉन्टिनेंट्स को प्रिजर्व भी करता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द सेक्शुअल एक्टिविटी, कॉन्सेप्शन एंड फर्टिलिटी एंड इट आल्सो द बर्थ पैसेज एट द टाइम ऑफ विजाइनल डिलीवरी। विजाइना एंड यूटरस। पेल्विक फ्लोर मसल्स, मेजर मसल इसमें हमारे पास लिवेटर इनाई होता है। लिवेटर इनाई बहुत सारे पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रहा होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। जब भी हमने पेल्विक फ्लोर मसल की री एजुकेशन करानी होती है तो मेन फोकस हमारा लिवेटर इनाई मसल होता है। इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, प्यूबोविजरल है और इलियोकॉक्सिजियल मसल है। ऑन इट्स इंफीरियर एंड सुपीरियर सरफेस, इसी मसल के इंटीरियर और सुपीरियर जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जिसे हम इंफीरियर और सुपीरियर फेशिया भी कहते हैं। ये मसल इटसेल्फ और जो इसकी कवरिंग है, जिसे हमने फेशिया कहा है, सुपीरियर और इंफीरियर जो है ये मिलकर बना रहे होते हैं पेल्विक डायफ्राम। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिनियल मेम्ब्रेन की। पेरिनियल मेम्ब्रेन को हम यूरोजेनिटल डायफ्राम कहते हैं। ये रिलेटिवली थिन मेम्ब्रेन है और पेल्विक डायफ्राम से नीचे पड़ी हुई होती है, मतलब लिवेटर एनाई मसल से नीचे है। ओके, ट्रायंगुलर होती है विद द टिप डायरेक्टेड इंटीरियरली। It lies at the level of the seminal ring, attaches the urethra, vagina, and the perineal body to the ischio-pubic rami. It mainly consists of connective tissue membrane with muscles lying immediately above. Pelvic organ support. Pelvic floor function is understandable only through the knowledge of the facial connection between the muscles and viscera. The ligaments and the fascia of the pelvic floor are composed primarily of the loose connective tissue, smooth muscle, elastic fibers, blood vessels and nerves। ये हमारे पास मैकेनिज्म है कॉन्टिनेंस का। सबसे पहले क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करता है जब भी हम कफ करते हैं, लाफ करते हैं या फिर स्नीज करते हैं। ब्लैडर नेक सपोर्टेड अबव द पेल्विक फ्लोर इन द एब्डोमेन, और जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्टेड रहते हैं और स्फिंक्टर जो है वो क्लोज ही रहेगा। लेकिन अगर यही प्रेशर ज़्यादा हो जाए, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर स्फिंक्टर के प्रेशर से, तो ड्रिपलिंग होगी। और एट द एंड क्या है कि जब मैच्योरेशन रिफ्लेक्स जनरेट होता है, एक चीज़ तो ये है ए और बी में हमने देखा, जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से, अगर तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर स्फिंक्टर प्रेशर से कम है तो सिंपल प्रेशर ही आएगा ब्लैडर पे, लेकिन ड्रिपलिंग वगैरह या इनकॉन्टिनेंस नहीं होगी। लेकिन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अगर स्फिंक्टर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो फिर ड्रिपलिंग होती है। और थर्ड जो पिक्चर है हमारे पास, ये उसमें है कि जब मैच्योरेशन रिफ्लेक्स जनरेट होता है तो ब्लैडर के अंदर जो मेन मसल है डिप्रोसर मसल इटसेल्फ कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्टिनेंस को पॉसिबल करता है। यूरिनरी सिस्टम देखेंगे अब, कोई भी पैथोलॉजी हो यूरिनरी सिस्टम में तो कौन कौन से सिम्टम्स हमें कॉमनली मिलते हैं। यूरिनरी सिम्टम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू दोज रिलेटेड टू द यूरिन स्टोरेज एंड दोज रिलेटेड टू द वाइडिंग। तो इसकी फर्दर हमारे पास 2 क्लासेस होती हैं, सिम्टम्स रिलेटेड टू द स्टोरेज एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू द वाइडिंग। अब अगर हम बात करें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, नाम से पता चल रहा है स्ट्रेस, लाइक जब कफ, स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज, लाफ, स्नीज, इसमें हमारे इंट्रा एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। बट मोस्ट पेशेंट्स प्रेजेंट विद द मिक्सड इनकॉन्टिनेंस, कुछ में तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मसला होता है और कुछ में मिक्सड होता है, विच इज़ वेयर द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस अकर्स विद द फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड अर्जेंट कॉन्टिनेंस। The combination of frequency, urgency and urgent continence given in the term of overactive bladder। जब इन तीनों का कम्बिनेशन हमें मिलेगा, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, यूरिन अर्जेंसी भी हो रही है और अर्जेंट कॉन्टिनेंस है, तो इसको हम कहेंगे ओवर एक्टिव ब्लैडर।
वाइडिंग सिम्टम्स आर अनकॉमन इन वोमेन हु हैव नॉट हैड प्रीवियस कॉन्टिनेंस सर्जरी। जिनमें कॉन्टिनेंस सर्जरी होती है, रिप्रोडक्टिव सर्जरी होती है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री पोस्टपार्टम, ये सिम्टम्स इस ड्यूरेशन में ये जो हमारे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं फीमेल्स में। यूरिनरी वाइडिंग सिम्टम, स्लो स्ट्रीम, परसेप्शन ऑफ रिड्यूस्ड यूरिन फ्लो, स्प्लिटिंग आर दी स्प्रिंग, ये क्या होता है, स्ट्रीम आर द यूरिन इज नॉट सिंगल फ्लो, इंटरमिटेंट स्ट्रीम, यूरिन फ्लो दैट स्टॉप्स एंड स्टार्ट, हेजिटेंसी क्या होता है, डिफिकल्ट in initiating maturation reflex resulting in delay in the most of the widening, terminal rippling है a prolonged final part of the maturation when the flow has a slow to trickle or the dribble। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास UTI, urinary tract infection। urinary tract infection is defined as the infection in the lining of the urinary tract caused by the microbes, mainly bacteria and also fungi and viruses। रीज़न मोस्टली इसकी माइक्रोब्स ही होते हैं, जैसे वायरसेस है, फंजाई है, बैक्टीरिया है। Normally, bacteria that enters the urinary tract is rapidly removed by the body before symptoms are present। ये तो नॉर्मली होता रहता है कि बैक्टीरिया की एंट्री इजीली हो जाती है यूरिनरी ट्रैक में, लेकिन वो रिमूव भी हो जाते हैं इन्फेक्शन काज करने से पहले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ही रहते हैं और वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करते हैं यूरिनरी ट्रैक में ही। जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फेक्शन काज कर देंगे। इन्फेक्शन में लोअर यूरिनरी ट्रैक भी इन्वॉल्व हो सकता है और अपर यूरिनरी ट्रैक भी, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अपर में जैसे कि हमने पहले पढ़ा था किडनीज और यूरेटर्स आ जाते हैं। लोअर यूरिनरी ट्रैक में हमारे पास ब्लैडर आ जाता है और यूरिथ्रा आ जाता है। अगर हम इसकी सिम्टम्स अपर यूरिनरी ट्रैक पे अब कौन कौन से इन्फेक्शन आएंगे, अगर रीनल इन्फेक्शन है, किडनी का इन्फेक्शन है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये भी अपर ट्रैक में है क्योंकि ग्लोमेरुला में पता है किडनी में ही है। रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस है या फिर रीनल ट्यूबरकुलोसिस है। लोअर यूरिनरी ट्रैक में हमारे पास आ जाते हैं सिस्टाइटिस है, ब्लैडर का इन्फेक्शन, या फिर यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्रा का इन्फेक्शन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसमें क्या होती है पेशेंट की, जो मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स कंप्लेन करता है उसके जो अर्जेंसी कंडीशन होगी या फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी होगी। डिस्यूरिया की कंप्लेन करता है पेशेंट, पेन ऑन यूरिनेशन, सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस होगी, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल पेन या फिर टेंडरनेस की कंप्लेन कर सकता है। इन्फेक्शन है तो फीवर ऑफ कोर्स होगा। मेडिकल मैनेजमेंट है, अब इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हम देंगे। जो मोस्टली इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं उसमें नाइट्रोफिरंटाइन है, एमॉक्सिसिलिन है, ट्राइमेथोप्रिम है और फ्लोरोक्विनोलोन्स है। एंटीबायोटिक्स का जो ड्यूरेशन होता है 3 से लेकर 10 डेज तक हो सकता है और ये वेरी करता है सिविरिटी के अकॉर्डिंग। सिविरिटी अगर ज़्यादा है तो 10 डेज तक ड्यूरेशन है और अगर सिविरिटी कम है तो 3 डेज भी इनफ है। फर्दर जो इसका ड्यूरेशन है वो डिपेंड कर रहा होता है कि कोमॉर्बिडिटी कोई है अगर, या इन्फेक्शन की फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा अल्टरनेटिव। अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो उसमें प्रॉपर हाइड्रेशन अपने पेशेंट को गाइड करनी होती है। उसमें ड्रिंकिंग क्रैनबेरी जूस का कहेंगे कि ये जूस ज़्यादा से ज़्यादा पिए, यूरिनेटिंग फ्रिक्वेंटली, यूजिंग का हीटिंग पैड ऑन द पेशेंट्स लोअर बैक पेन और एब्डोमेन में आल्सो हेल्प द सिम्टम ऑफ UTI। और वो अपने सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए हीटिंग पैड भी यूज़ कर सकता है। सर्जरी बिल्कुल हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हमारा फेल हो गया तो अगेन हम सर्जिकली से ट्रीट करेंगे। एडिशनल साइन एंड सिम्टम पहले तो हमने देखे थे जो मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम हमें UTI में मिलते हैं। यहाँ पे एडिशनल साइन एंड सिम्टम उन 5 के अलावा जो मिल सकते हैं, फ्लाइंग पेन है, नोजिया और वॉमिटिंग है, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी है, यूरिनरी अर्जेंसी है, मेलेज हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन या फिर पेल्विक में पेन की कंप्लेन कर सकता है पेशेंट। और यही पेन इतना सीवियर हो सकता है कि हम उसी साइड के शोल्डर तक भी रेफ़र करता है। पायूरिया हो सकता है, पासेंजुरन बैक्टीरियूरिया हो सकता है या फिर लो बैक पेन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस क्या है हमारे पास, आइडेंटिफाइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कैन हेल्प गाइड ट्रीटमेंट। हाउएवर एन इंडिविजुअल कुड एक्सहिबिट सिम्टम्स फ्रॉम मोर देन वन ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है हमारे पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस सिंपल क्या है, कंप्लेन ऑफ इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन। अब इसकी टाइप अगर हम देखें तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस,
इसमें स्ट्रेस की वजह से, जैसे हमने पढ़ा है, फिजिकल एक्सर्शन की वजह से हो सकता है, कफ स्नीजिंग की वजह से। ये अर्जेंसी अर्जेंट कॉन्टिनेंस है हमारे पास, अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। ये मोस्टली होते हैं इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन एसोसिएटेड विद अर्जेंसी, और मिक्स्ड हो सकता है जिसमें हमें स्ट्रेस भी होगा और अर्जेंसी भी होगा। सिर्फ अर्जेंसी हो सकती है कंप्लेन ऑफ सडन कंपेलिंग डिजायर टू पास यूरिन विच इज़ डिफिकल्ट टू डेफर। ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है यूरिनरी अर्जेंसी विच अकम्पनिंग बाय द फ्रीक्वेंसी नक्चूरिया विद और विदाउट अर्जेंसी एंड urgency urinary incontinence in the absence of urinary tract infection or other obvious pathology। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है हमारे पास। इसमें हमारे पास वही इनकॉन्टिनेंस के डिफरेंट टाइप्स हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंट्राब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से ये इनकॉन्टिनेंस हो रही होती है। अर्जेंट इनकॉन्टिनेंस होती है, स्केलेटल टू द ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और ब्लैडर एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर में हमने देखा था ट्राइएट हमें मिल रहा था, और मिक्स्ड में हमें कोई सी भी दो टाइप्स मिल सकती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में। एज है, जेंडर है, एज के साथ साथ इसका रिस्क ज़्यादा होता जाता है इनकॉन्टिनेंस का। या फिर जेंडर में अगर हम देखें तो फीमेल ज़्यादा कंप्लेन करती हैं। कुछ स्पेसिफिक रेसेस में ये हो सकता है। प्रेगनेंसी में इनकॉन्टिनेंस ज़्यादा होती है, चाइल्ड बर्थ में ज़्यादा होती है, जैसे पोस्टमार्टम में हमने डिस्कस किया है। कनेक्टिव टिश्यू फैक्टर या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में भी इनकॉन्टिनेंस की कंप्लेन करते हैं पेशेंट। स्मोकिंग की वजह से वही कफ होगी, कफ की वजह से अगेन इंट्राब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होगा और ये लीड करेगा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को। ओबेसिटी में भी स्ट्रेस एंड इंट्राब्डोमिनल प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन में भी हमारे एब्डोमिनल मसल्स की जो है वो ओवर एक्सर्शन हो रही होती है। हिस्टेरेक्टोमी वही हमारे पास कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो गया जिसमें हम यूट्रस को रिमूव करते हैं, तो ये चीज़ भी लीड करती है इनकॉन्टिनेंस को। अगर कोई प्रोलैप्स है तो ये इसको इसकी वजह से भी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। रेडियोथेरेपी की वजह से भी इनकॉन्टिनेंस होती है, क्योंकि ये पेल्विक फ्लोर मसल्स को वीक कर देती है रेडियोथेरेपी। अब हम असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में तो यही है, सबसे पहले तो हमने डिटेल हिस्ट्री लेनी है पेशेंट से, उसके साइन एंड सिम्टम्स को देखना है कि उसकी टाइप कौन सी है इनकॉन्टिनेंस की, कोई एक टाइप है या फिर मिक्स्ड है। अगर मिक्स टाइप है तो हम देखेंगे कि प्रीडोमिनेट कौन सी टाइप है। और नेक्स्ट फिर हम सेवरिटी को रिकॉर्ड करते हैं। सेवरिटी में हम देखते हैं नंबर ऑफ़ एपिसोड्स को, कि फ्रिक्वेंसी क्या है उसकी, अर्जेंसी क्या है, लीकेज क्या है, क्या वो पैड्स यूज़ करता है इस मसले की वजह से, अगर करता है तो साइज़ क्या होता है, और दिन में कितने यूज़ करता है, क्या इस मसले की वजह से कभी उसे अंडर क्लोथिंग या आउटर क्लोथिंग चेंज करनी पड़ी। और फर्दर एवेल्यूएशन के लिए हम इसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, जनरल एग्जामिनेशन करेंगे। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को फोकस करते हैं और पेल्विक एग्जामिनेशन को, क्योंकि इन दोनों में प्रॉब्लम की वजह से इनकॉन्टिनेंस हो रही होती है। पेल्विक और रीनल ट्रैक्ट अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं अगर तो हम कोई पेल्विक पेन पेशेंट जो है वो पेल्विक पेन की कंप्लेन कर रहा है, या हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कोई मैस है, कोई ट्यूमर हो सकता है, हेमेचूरिया है, ब्लैडर है, या फिर रिकरेंट यूटीआई है, तो इन केसेस में हम अल्ट्रासाउंड भी पेशेंट को रिकमेंड करेंगे। अब इसमें हिस्ट्री में जैसे कि हमने देखा है कि हमने पेल्विक एग्जामिनेशन भी करना है, एब्डोमिनल भी, तो इसमें डिफरेंट हिस्ट्रीज़ हैं जो हमने कवर करनी होती है। यूरोलॉजिकल हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, चाइल्डहुड प्रॉब्लम पूछनी है, बचपन में तो कोई ऐसे मसला नहीं था, गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री पूछनी है अगर पेशेंट फीमेल है तो, और अगर फीमेल पेशेंट मैरिड है तो हम ओब्स हिस्ट्री पूछेंगे, बीएमआई और वेट उसका चेक करेंगे, क्योंकि ओबेसिटी भी इस चीज़ को लीड कर रही होती है। उसकी बाउल हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि कॉन्स्टिपेशन ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से लीड करी थी इनकॉन्टिनेंस को। डिफरेंट मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट में भी इनकॉन्टिनेंसी हो सकती है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम स्किन की कंडीशन को देखते हैं, कोई सर्जिकल इंसिजन तो नहीं है एब्डोमिन में, और हम परपेट करते हैं कोई मैस, कोई हर्निया अगर है तो। इसके बाद है हमारे पास रिंग ऑफ कॉन्टिनेंस। रिंग ऑफ कॉन्टिनेंस में अगर हम 12 सेंटर में हमारे पास विजाना होता है, विजाना के 12 o'clock पोजिशन में यूरिथ्रा, और 6 o'clock पोजिशन पे हमारे पास एनल कैनाल है। पेल्विक फ्लोर मसल की असेसमेंट, एक तो हमने डिटेल हिस्ट्री ले ली, कोई डिटेल हिस्ट्री के बाद अब हमने
एवेल्यूएट करना होता है फिज़िकली, तो उसमें हम पेल्विक फ्लोर मसल्स को ही देखेंगे। पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए हमारे पास हम पेशेंट को कमांड देंगे कि वो अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, मैक्सिमली वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। तो जो चीज़ हमें नज़र आएगी ड्यूरिंग मैक्सिमम वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एनएस रिट्रैक्शन, पेरिनियम जो है ड्रॉन इनवर्ट कर जाता है, पोस्टीरियर विजाइनल वॉल्स मूव्स इंटीरियरली एंड यूरिथ्रल मियोटिस विंग्स। इसके बाद हमारे पास मॉडिफाइड एक्सपोर्ट ग्रेडिंग सिस्टम है। वही पेल्विक फ्लोर मसल्स असेसमेंट के लिए 0 पे हमें कोई भी कंट्रैक्शन नहीं मिलती, 1 पे फ्लिकर मिल रहा होता है, 2 पे वीक स्क्वीज होती है, कोई लिफ्ट नहीं होती, लेकिन 3 पे फेयर स्क्वीज होगी और लिफ्ट होगी, 4 पे गुड स्क्वीज होती है विद लिफ्ट और 5 पे स्ट्रॉन्ग स्क्वीज विद लिफ्ट। पल्पेशन ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स पर द वेजाइना इन द फीमेल्स एंड पर रेक्टम इन मेल पेशेंट्स। इसमें निमोनिक याद रखना है पल्पेशन के लिए परफेक्ट पावर को आपने असेस करना है, पल्पेट करना है, एंड्योरेंस को चेक करना है, रेपिटेशंस देखनी है, एफ से फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस को आपने चेक करना है और ईसीटी से एवरेज कॉन्ट्रैक्शन टाइम के कितने ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन की है पेशेंट ने। पैड टेस्ट है, इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं, 1 आवर पैड टेस्ट है और 48 आवर्स पैड टेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है 1 आवर के में करेंगे और 48 आवर्स 2 दिन में। तो इसमें अगर हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी देखें तो 48 आवर्स की ज़्यादा अच्छी है और ये क्लिनिकल रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो 1 आवर पैड है वो स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है। इसमें हम पेशेंट्स को कहते हैं कि पेशेंट से पैड यूज़ कराते हैं, लेकिन पैड यूज़ कराने से पहले हम उस पैड का वेट कर लेते हैं और 15 मिनट से कम ड्यूरेशन के टाइम में उसे कहते हैं कि वो हाफ़ लीटर कोई भी फ्लूइड जो है वो ड्रिंक करें और उसके बाद हाफ आवर के लिए एक्सरसाइजेस करें। अब एक्सरसाइजेस में हमारे पास डिफरेंट आ सकते हैं, वॉक भी कर सकता है, क्लाइंबिंग अप क्लाइंबिंग डाउन स्टेयर्स है, स्टैंडिंग अप फ्रॉम द सिटिंग है, कफिंग विग्रेसली है, रनिंग ऑन द स्पॉट फॉर 1 मिनट, ये कराएंगे। हाफ आवर ये एक्सरसाइजेस कराने के बाद हम बैठ को दोबारा से वेट करेंगे और फर्स्ट जो था और लास्ट पे जो हमें वेट मिलेगा उन दोनों का कंपेयर करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस कितना हुआ है। ये डिफरेंट क्वेश्चनियर है हमारे पास जो कि हम यूज़ करते हैं यूरिन इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट में। इनकॉन्टिनेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ इंस्ट्रूमेंट, इंटरनेशनल कंसल्टेशन ऑन इनकॉन्टिनेंस मॉड्यूलर क्वेश्चनियर, मेल यूरोजेनिटल डिस्ट्रेस इन्वेंट्री, male urinary symptom impact questionnaire, patient global impression of improvement, patient global impression of severity, pelvic floor distress inventory, pelvic floor impact questionnaire। यूरोडायनेमिक्स है, यूरोडायनेमिक्स में हम करते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट फंक्शन को एसेस करने के लिए। इसमें हम देख रहे होते हैं यूरोफ्लोमेट्री को, सिस्टोमेट्री है, वीडियो सिस्टोमेट्री है, एम्बोलेट्री, यूरोडायनेमिक्स मॉनिटरिंग है एंड यूरिथ्रल प्रेशर प्रोफाइलेट्री। रेडियोलॉजी तो डिफरेंट हम करा सकते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के केस में, एक्सरे है, उसमें अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, ईएमजी या फिर एनसीएस नर्व कंडक्शन स्टडी। अब है कि हमने देख लिए इनकॉन्टिनेंस है क्या, उसकी टाइप्स क्या हैं, उनकी काजेज़ क्या हैं, फिर हमने देखे थे कि इसको हमने असेस कैसे करना है। असेस करने के बाद हम अब देखेंगे कि इसको ट्रीट कैसे करना है, इसकी लिए ट्रेनिंग कैसे करानी है। तो ट्रीट करने के लिए हम सबसे पहले तो पेशेंट की एजुकेशन करनी है, उसको हमने पेल्विक फ्लोर मसल्स की इम्पोर्टेंस का बताना है, चाहे मेल पेशेंट है या फीमेल पेशेंट है। Assist the patient to understand the function of the pelvic floor muscles and how exercising this muscle can strengthen and reduce the risk of unwanted symptoms। हम पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस के बेनिफिट्स भी बताएंगे और रिस्क भी बताएंगे ना करने के। This can help achieve that all important bind and encourage the patient to be consistent with the pelvic floor muscle training. However, explaining this can be tricky for any physiotherapist due to the sensitivity of the subject. We have put together some tips that may be helpful to ensure smooth, clear and guiding। अच्छा, इसमें जो है पेशेंट मोस्टली जो एक्सरसाइजेज होती हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स की वो सिटिंग, स्टैंडिंग और स्पाइन तीनों में कर सकता है। पेशेंट सिटिंग पोजीशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन हमने पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि वो सिर्फ सिटिंग पोजीशन में एक्सरसाइजेस ना करें बल्कि स्पाइन और स्टैंडिंग में भी वो एक्सरसाइजेस करें। और सिटिंग में पेशेंट जो होगा वो 90 डिग्री उसकी हिप और नी पे फ्लेक्शन होगी और 90 डिग्री ही डोर्सी फ्लेक्शन होगी और स्ट्रेट वो चेयर पे बैठा होगा
फिर उसे हम कहेंगे कि वो डीप ब्रीथ करे, सारे बॉडी के मसल्स जो है वो बिल्कुल रिलैक्स कर दे। उसमें शोल्डर्स है, एब्डोमिनल्स है, ग्लूटियस मसल्स, इन सबको हमने रिलैक्स कराना है और डीप ब्रीथ करेगा फुल्ली। जब रिलैक्स कर जाएगा, इसके बाद पेशेंट से कहना है कि वो इमेजिन करे दे आर सिटिंग ऑन द टॉयलेट हैविंग वी, आस्क देम टू देन ट्राई एंड रेप्लिकेट द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ यूरिन मिड स्ट्रीम, एक्सप्लेन दैम दैट दिस पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग द इंटीरियर मसल। तो जब ऐसे एज्यूम करेगा, इस दौरान मसल कॉन्ट्रैक्शन में उनके इंटीरियर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, इंटीरियर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। सेम इसी तरह अब अगर हमने पोस्टीरियर मसल्स की करानी है तो हमने पेशेंट से कहना है कि वो इमेजिन करे दे आर इन द लाइन वेटिंग टू पे फॉर देयर शॉपिंग, दे हैव बीन फीलिंग ब्लॉटेड but urge to pass wind and has presented itself with full gusto. In order to hold that wind, it requires contraction of posterior floor muscles. तो ये हमने देख ली इंटीरियर और पोस्टीरियर के लिए। और थर्ड पॉइंट जो है सेकंड में, तो अगेन वही जो हमने पीछे देखा था, इंटीरियर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने उसे कहना है कि वो एज्यूम करे कि वो टॉयलेट सीट पे बैठा है और जो स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ यूरिन इन मिड स्ट्रीम, इसमें क्या होता है, उसकी इंटीरियर मसल्स जो हैं वो कर रहे थे। अगर हमने इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों को इकट्ठे कराना है तो वो वन बाय वन दोनों को एज्यूम करेगा। इसमें जो लास्ट चीज़ हमारे पास आती है, ये दोनों तो हमारे पास इमेजिनरी थे। अब लास्ट टेक्निक हमारे पास विजुअलाइज टेक्निक है। विजुअलाइज टेक्निक में हमने रिमेंबर टू रिमाइंड योर पेशेंट्स नेवर स्टॉप द फ्लो ऑफ यूरिन व्हेन एक्चुअली गोइंग टू द टॉयलेट एज दिस में लीड टू द डिफिकल्टी इन फुली एम्प्टिंग द ब्लैडर इन लॉन्ग रन। दिस इज़ सिंपली अ विजुअलाइजेशन टेक्निक दैट मे बी हेल्पफुल, कि जब वो टॉयलेट में होता है तो कभी भी यूरिन फ्लो को स्टॉप ना करें। Ensure to remind the patients that pelvic floor exercises can be done any time, any place, not only on the sitting on the toilet। तो ये चीज़ भी हमने पेशेंट को बतानी है कि लाजमी नहीं पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस वो टॉयलेट में ही जाके करें, बल्कि वो किसी भी जगह पे कहीं भी बैठ कर किसी भी टाइम कर सकता है। इसके लिए मोस्टली हम स्विस बॉल यूज़ करते हैं। स्विस बॉल डिफरेंट साइजेस में आती है, 45, 55 एंड 65 सेंटीमीटर। इसमें अगर हम इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस देखें तो वो बाल एंटी बस सिस्टम होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करनी चाहिए। जब भी बाल को हम इन्फ्लेट करेंगे तब इंस्ट्रक्शन लाजमी फॉलो करनी है। और यूज़र शुड चेक दी वेट, और हमने वेट चेक करना है बाल कितना बेयर कर सकती है। मोस्टली जो इसकी हमें रेंज मिलती है 400 से लेकर 1000 पाउंड्स तक होती है। हाइजीन का ख्याल रखना है और बाल को क्लीन रखना है। क्लीन करने के लिए हम वॉश भी कर सकते हैं विद सोप एंड वाटर। अगर तो पेशेंट का बैलेंस रिड्यूस्ड है तो फिर हम पेशेंट को सिट ऑन फ्लैट बाल कुशन से स्टार्ट कराएंगे या स्टार्ट एक्सरसाइजिंग ऑन डबल बॉल। क्लोज सुपरविजन में भी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज अंटिल दे कैन बी डन सेफली। शुरू में हमने सुपरविजन में ही करानी होती है स्विस बॉल पे एक्सरसाइजेस इन फ्रंट ऑफ कॉर्नर। शुरू वही कॉर्नर में करानी है या फिर बॉल डिश में रखते हुए उस पर करानी है, या फिर ये भी हो सकता है 2 चेयर्स के दरमियान हम बाल को रख लें ताकि उनका बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रक्शन फॉर द ब्लैडर ट्रेनिंग। फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन हम फर्स्ट स्टेप जो इसमें होता है, हमने ब्लड जो उसकी डायरी होती है वाइडिंग डायरी वो देखनी है, और वाइडिंग डायरी में हमें देखना है इंटरवल कितना है, उसमें वेरिएबिलिटी कितनी है। पेशेंट का हमने सबसे लॉन्गेस्ट इंटरवल जो है वो चेक करना है कितना है। स्टेप 3 में हम पेशेंट को कुछ स्ट्रेटजी पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो अर्ली मॉर्निंग जो है तब एम्प्टी करे अपने ब्लैडर को, और दिन में जब उसका इंटरवल पास हो जाए उसके बाद वो एम्प्टी करे ब्लैडर, और रात को सोने से पहले। स्टेप 4 में है कि ये चीज़ कंट्रोल करने के लिए हम पेशेंट को डिफरेंट स्ट्रेटजीज सिखाते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी यही है कि वो अपनी अटेंशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट करें, डिस्ट्रैक्शन कराएंगे। डिस्ट्रैक्शन में हम मेंटली कराते हैं, डिस्ट्रैक्शन फिजिकली नहीं। मेंटली में वो कोई बुक रीड कर सकता है, अपने दोस्त से बात कर सकता है। डीप ब्रीथिंग हम कराएंगे, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराएंगे। थर्ड चीज़ जो होती है सेल्फ स्टेटमेंट्स वो देगा, आई कैन डू, आई कैन वेट। और लास्ट पे अर्थ सप्रेशन स्ट्रेटजीज हम कराएंगे यूजिंग द पेल्विक फ्लोर मसल्स। को कॉन्ट्रैक्शन कराते हुए हम जो है यूरिन
जो अर्श होता है अर्श को सुप्रेस करेंगे। और लास्ट पे क्या है, व्हेन द पेशेंट इज़ कंफर्टेबल ऑन द वाइडिंग स्केड्यूल एटलीस्ट 3 डेज़, अगर उसका वाइडिंग स्केड्यूल 3 डेज़ तक वो मेंटेन कर सकता है तो फिर हम उसका टाइम ड्यूरेशन जो है 15 से 30 मिनट्स तक और इंक्रीज़ कर देंगे। कि मतलब जो उसका वाइडिंग टाइम है वो उस टाइम पे अपना ब्लैडर एम्प्टी ना करे, बल्कि जब पास हो जाता है उसके बाद वो करे। और यही टाइम ड्यूरेशन हम जो है ग्रेजुअली प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करते जाएंगे। पेशेंट इंस्ट्रक्शन क्या है आज सप्रेशन स्ट्रेटजी के लिए? स्टेप 1 स्टॉप एंड स्टे स्टिल, सिट डाउन इफ कैन। स्टेप 2 में स्क्वीज योर पेल्विक फ्लोर मसल्स क्विकली 3 to 5 times and repeat as needed. स्टेप 3 है रिलैक्स द रेस्ट ऑफ योर बॉडी, टेक सेवरल डीप ब्रेथ्स। स्टेप 4 है कंसंट्रेट ऑन सप्रेसिंग द अर्ज फीलिंग। स्टेप 5 वेट until the urge subside. स्टेप 6 वॉक टू द बाथरूम एट द नॉर्मल पेस। एंड स्टेप 7 है हमारे पास इफ़ द अर्ज रिटर्न ऑन द वे टू द बाथरूम रिटर्न टू द स्टेप 1। थैंक यू सो मच। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स था, बहुत ही आसान। होप सो समझ आ गया होगा। फर्दर अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।